हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट के साथ आ चुके हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक। तो इसमें वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह, यह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, ये, वे आदि जो है, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में वह बहुत अच्छा लड़का है में वह शब्द जो है ये निश्चित लड़के का बोध इससे हो रहा है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक विशेषण। तो मनोहर पूरा जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा है, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है, वे गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में जीवन भर शब्द जो है यह समय के विषय में प्रयुक्त है, अतः समय जो है यह गुणवाचक विशेषण का ही एक रूप होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य, बी कंठोष्ठ, सी दंतोष्ठ और डी दंत। तो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम दंत वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब दंत वर्ण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती उन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। अन्य शब्दों में दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत वर्ण कहते हैं। जैसे त वर्ग, त वर्ग जो है ये दंत वर्ण कहलाता है। त, थ, द, ध, न, स, ये सब जो है दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित ध्वनियों के निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, इसमें अशुद्ध पूछा है। कौन सा इसमें अशुद्ध है? च तालव्य महाप्राण है, म ओष्ठ और सघोष है, त अल्प प्राण दंत है और ख महाप्राण कंठ है। तो इसमें से अशुद्ध पूछा है, तो इसमें अशुद्ध जो है ए है, क्योंकि च जो है वो तालव्य व्यंजन तो है, परंतु यह महाप्राण नहीं है। महाप्राण क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो महाप्राण होता है, महाप्राण। जबकि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण ये होता है। तो इसमें जो है च ये है, ये तालव्य वर्ग का ये पहला वर्ण है, तो इसलिए यह महाप्राण नहीं अल्प प्राण है, तो इसमें यही अशुद्ध है, बाकी ये सब शुद्ध है। तीनों ऑप्शन ये शुद्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं। ऑप्शन नंबर सी मुख, ऑप्शन नंबर बी सारंग, ऑप्शन नंबर सी आसुक, ऑप्शन नंबर डी बिसिक। तो बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछा है। इसमें कौन सा बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें सारंग जो है ये बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है। सारंग जो है ये हिरण का पर्यायवाची शब्द है। बाण का पर्यायवाची सिलीमुख, आसुक, बिसीक, नराज, तीर, ये सब जो है बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं बाण के। बाण का पर्यायवाची शब्द सारंग नहीं। बाण शब्द के पर्यायवाची शब्द सिलीमुख, आसुक, बिसीक, तीर, सर, इसु, नराज, सायक, ये सब जो है बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। सारंग जो है हिरण का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे हैं मृग, कुरग, सुरभ, ये सब जो है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी पाठ्य पुस्तक परीक्षण और डी स्व परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार जो है इसमें निदानात्मक परीक्षण है, ऑप्शन नंबर बी। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों होते हैं। इनके प्रयोग के माध्यम से छात्रों के विभिन्न पक्षों के व्यवहार का मापन भी किया जाता है, वही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण को, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण को, ऑप्शन नंबर डी विसर्ग को। तो अयोगवाह जो है वो विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में अंग तथा आह ध्वनियां होती हैं, ये ना तो स्वर और ना ही व्यंजन होती हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा। किसने कहा है अयोगवाह? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। तो ए में 3 रामचरितमानस तुलसीदास का, बी में 4 और सूर सागर जो है ये सूरदास की रचना है। सी में 2 और भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है। और डी में जो है डी में 1 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और रामचरितमानस 1574 में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, और सूर सागर 1658 ईस्वी में सूरदास के द्वारा, भक्तमाल नाभादास के द्वारा 1585 ईस्वी में की गई थी इसकी रचना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए उससे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर बी राम से खाया नहीं जाता, और सी में राम पत्र लिखता है, और डी में जो है सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें भाववाच्य का उदाहरण ढूंढ के बताइए, भाववाच्य का उदाहरण किसमें किसमें है। तो भाववाच्य का उदाहरण तो पहले में है ऑप्शन नंबर ए उससे बैठा नहीं जाता, और दूसरे में भी राम से खाया नहीं जाता। सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और 2, 1 और 2 किसमें है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है उन्हें हम भाववाच्य कहते हैं। यह केवल अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में प्रयुक्त होता है, जैसे उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। तो ये था भाववाच्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर ए अनुसार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। 2 में वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? अनुसार जो है पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर ये तो सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। पंचमाक्षर जो होता है वो अनुनासिक सही होता है। अंगा न ये जो अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सी में, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुसार शब्द के बाद आने वाला व्यंजन जो है, अनुसार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुसार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, इसका उच्चारण नासिका से होता है। इसमें नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। थर्ड में क्या दिया है? हाँ तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो इसमें जो है डी सही है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। अनुसार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुसार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, इसका उच्चारण नासिका से होता है। इसमें नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, इसलिए नासिक तथा इसे अनुनासिक भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, जैसे अंगा ञ ण न म। तो इसमें जो है ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मुनि, बी बेटा, सी लड़का, डी बालिका। तो इसमें एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए मुनि जो है ये
एक वचन, दो वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है मुनि। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे प्राण, प्राण, आंसू, आंसू, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है जैसे जनता, जनता, वर्षा, ये सब सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और ये सब हमेशा सदैव जो है ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तद्भव और तत्सम का सही युग्म कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, इसमें सही नहीं है। करहाट का कड़ा, बी कपित कैथा, और सी में क्या दिया है? कुक्षी कोक और अष्ट आठ। तो इसमें जो है कुक्षी का कोक सही है, अष्ट का आठ सही है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। कपित माने कैथा, कपित इसका तद्भव तत्सम सही है। कड़ाह, कटा का कड़ाह, ये गलत है, यही जो इसमें शुद्ध नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कपित कैथा ये सही है, कुछ कोक सही है, अष्ट आठ सही है, कि तत्सम तद्भव रूप सही है, किंतु कड़ाहट का कड़ाह नहीं होता है। इसका सही रूप जो है कटाह का कड़ाह होता है, कटाह का कड़ाह होता है। कटाह का तत्सम जो है, कटाह एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप जो है कड़ाह या कड़ाही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें भी अशुद्ध पूछा है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए निम प्लस अज्जित बराबर निमज्जित, उत प्लस ग्रीव बराबर उद्ग्रीव, अध प्लस सेरा बराबर अधसेरा, और नी प्लस खरा बराबर निखरा। तो इसमें उपसर्ग का निर्देश किसमें अशुद्ध है? तो इसमें जो है ए में अशुद्ध है। ए में जो है इसका प्रयोग जो है उपसर्ग का प्रयोग जो है अशुद्ध तरीके से हुआ है। इसका सही रूप जो होगा नी प्लस मज, मज प्लस अक्त, अक्त होगा। तो इसमें नी उपसर्ग होगा, जबकि इसमें निम दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर अशुद्ध है। बाकी तीनों विकल्पों में सही उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन नंबर ए दौड़ धूप, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास देखो क्या होता है। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है तथा समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास करते हैं। जैसे मधुमक्खी जो है इसका समास विग्रह होगा मधु की मक्खी, यहाँ उत्तर पद जो है मक्खी है, मधु की मक्खी, तथा समास करते समय समय की विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। जैसे मधु की मक्खी, मधु की मक्खी, तो मधुमक्खी, तो ये की विभक्ति का जो है इसमें लोप हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ये तत्पुरुष समास हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिर पर सवार रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए पीछे पड़ना, बी मरने मारने पर उतारू होना, सी भाग जाना, और डी बाधक होना। तो सिर पर सवार होने का मुहावरे का अभिप्राय है कि पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर ए पीछे पड़ना। उदाहरण देखते हैं। जैसे राम अपने उधार दिए गए पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए मोहन के सिर पर सवार हो गया। तो सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं, यहां से गद्यांश शुरू होता है। निर्देश प्रश्न संख्या 16-17 के लिए है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर विकल्प चुनिए। कौन सा प्रश्न, इसमें प्रश्न दिया है और आपको उत्तर इसमें ढूंढकर सही उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। पहले कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कला जीवन के यथार्थ रूप को चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसमें।
ऑप्शन क्या क्या दिया है? जीवन में दोनों उपयोगी हैं, किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से पृथक है। तो यहाँ कला और जीवन अन्योन्याश्रित का तात्पर्य जो है कि वो एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये पहली लाइन में ही दिया है, कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है, मतलब एक दूसरे पर वे आश्रित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कला कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए, जो कलावाद पर आधारित हो, जो जीवनोपयोगी हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो इसका गद्यांश में आंसर ढूंढते हैं। प्रश्न क्या दिया है? कौन सी कला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो यहाँ देखिए लास्ट लाइन में दिया है, कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर मानी गई है। तो जो जीवनोपयोगी हो वही कला जो है इसमें श्रेष्ठकर मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गद्यांश की अंतिम पंक्ति में उल्लेख किया गया है कि जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेष्ठकर है, अतः जीवनोपयोगी कला श्रेष्ठ मानी गई है। एक और दिया गया इसमें निर्देश दिया गया, 18 प्रश्न 18 और 19 के लिए दिए गए पद्यांश दिया है। पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो दिए गए, श्याम गौर किम कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो पहले हम इस पद्यांश का जो है अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। यह पद्यांश जो है यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से यह लिया गया है। किसे लिया गया? बाल कांड से लिया गया है। तो श्याम गौड़ की कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनवानी, यह प्रसंग उस समय का है जब सीता और उनकी सखियां जो है राम और लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में देखती हैं, तब उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह जो है एक दूसरे से कहती हैं। श्याम गौर की मी कहो बखानी, सखी कहती है मैं उन श्याम रंग वाले राम और गौर रंग वाले लक्ष्मण अर्थात उन राजकुमारों के सौंदर्य का मैं बखान किस प्रकार करूं, उनका इतना अद्भुत रूप है कि शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, अर्थात गिरा का अर्थ है वाणी, अर्थात वाणी जो अनयन है यानी शब्दों के पास नेत्र नहीं है जो उस सौंदर्य को देख सके। और क्या क्या, नयन बिनु बानी, नयन बिनु बानी, लेकिन बिनु बानी यानी नेत्र तो उस सौंदर्य को देख रहे हैं लेकिन उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है जो अद्भुत दृश्य को कह सके। तो ये पद्यांश का अर्थ था। अब हम इसके भाव को समझते हैं। प्रश्न देखते हैं, इस पद्य में कौन सा भाव है? कौन सा इसमें भाव है? ऑप्शन नंबर ए करुण, ऑप्शन नंबर बी मधुर, ऑप्शन नंबर सी सुकुमार, ऑप्शन नंबर डी ओज। तो इसमें जो है इसमें मधुरता का भाव प्रकट हो रहा है, मधुरता का भाव इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ये देखिए, प्रस्तुत पद में जो है माधुर्य भाव से श्री राम की भक्ति, प्रस्तुत पद में कवि ने माधुर्य भाव से श्री राम की भक्ति की है, इसलिए यहाँ मधुर भाव की प्रधानता झलकती है। यह पद्यांश किस कवि का है? ऑप्शन नंबर ए कुंभन दास, ऑप्शन नंबर बी नाभादास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो यह पद्यांश जो है यह तुलसीदास के रामचरितमानस से लिया गया है। और किस कांड से लिया गया है? यहाँ बाल कांड से लिया गया है, बाल कांड से, बाल कांड से यह लिया गया है। और उस समय का प्रसंग है जब सीता और राम जो है पुष्प वाटिका में मिलते हैं, उस समय का यह प्रसंग है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी जातवाचक। तो चांदनी चौक इसमें जो है एक नगर का नाम दिया गया चांदनी चौक। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, तो आगरा तो एक शहर का नाम हो गया, इस शब्द से नगर अर्थात स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे चांदनी चौक भी है, चांदनी चौक यह भी एक नगर ही है, नगर का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सुबुद्धि असुबुद्धि, कीर्ति अपकीर्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष,
आरोह का अवरोह। तो इसमें क्या पूछा, नहीं पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो कीर्ति का आप कीर्ति सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष सही है, आरोह का अवरोह सही है, बल्कि ये जो है सुबुद्धि का विलोम जो है कुबुद्धि होता है। सुबुद्धि का विलोम कुबुद्धि होता है, ना कि असुबुद्धि, ये नहीं होता है। तो यही जो है यही सही है, प्रश्न के हिसाब से यही प्रश्न सही है, यही विकल्प सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कीर्ति का अपकीर्ति, उत्कर्ष का अपकर्ष, आरोह का अवरोह विलोम शब्द है, जबकि सुबुद्धि का असुबुद्धि अशुद्ध है। सुबुद्धि का विलोम जो है ये कुबुद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी सुमेलित करना है आपको। इसमें जो है कौन किसका पर्यायवाची है, ये भी आपको ढूंढकर मिलान करना है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द जो है वो कृपाण होता है। तो ए में 4, और टेढ़ा का मतलब वक्र बी में 3, तरु का मतलब वृक्ष, सी में 1, और पटु का मतलब प्रवीण कुशल, डी में 2। तो 4 3 1 2, ये देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है यह हमें बताना है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य में एक वाक्य होता है और उसका एक उपवाक्य होता है जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इसमें जो है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, मैंने सुना है कि, और इसका एक कोड वर्ड ये इसमें की दिया है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने सुना है कि आपके प्रांत में अच्छा राज प्रबंध है, इस वाक्य में मैंने सुना है एक उपवाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य कि आपके प्रांत में अच्छा राज प्रबंध है, ये आश्रित उपवाक्य है। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, तो वही जो है मिश्र वाक्य कहलाता है। तो इसमें ऐसा जो है ये ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए संबंध, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी अपादान। तो वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, इसमें कौन सी कारक है, इसमें कौन सा कारक, इसमें जो है इसमें अधिकरण कारक इसमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी, वह द्वार द्वार भीख मांगता है, अर्थात वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है। तो यहाँ पर जो है ये अधिकरण में ही आता है, अधिकरण में पर, ये अधिकरण की विभक्ति होती है अधिकरण कारक की। तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें परसर्ग में पर है, जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, वाक्य में पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, अतः इसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए आयुष्मती, बी आयुष्मयी, सी आयुषी, डी आयुष्मयी। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग जो है वो आयुष्मती होता है। कुछ और स्त्रीलिंग दिए गए हैं, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, गाय, मृत्यु, रोटी, उदासी आदि जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है आयुष्मती होता है। ऑप्शन नंबर ए। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए समझदार होना, बी बहुत ही मूर्ख होना, सी कृष्ण की मूर्ति, डी मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना।
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका उदाहरण देखते हैं। मिट्टी का माधव माधव मुहावरे का अर्थ है बहुत ही मूर्ख। जैसे राघव बिल्कुल मिट्टी का माधव है, उसे कितना भी समझाओ पर उसे कोई असर नहीं होता है, तो इसका मतलब कि वह बहुत ही मूर्ख है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित और तद प्लस धित। तो तद्धित का संधि विच्छेद जो है ऑप्शन नंबर सी है, तत् प्लस हित। तत् प्लस हित बराबर तद्धित। इसका नियम देखते हैं। तद्धित का संधि विच्छेद तत् प्लस हित है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का? व्यंजन संधि का उदाहरण। व्यंजन संधि के नियमानुसार यदि त द के आगे ह हो, त या द के आगे ह आता हो तो त का द में और ह का ध में परिवर्तित हो जाता है, जैसे तत् प्लस हित बराबर तद्धित। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत प्लस दिग्न, उत प्लस विन्न, उत प्लस विघ्न और उत प्लस दिग्न। तो उद्विग्न का संधि विच्छेद जो है वो भी ऑप्शन नंबर सी ही है, उत प्लस विघ्न। उत प्लस विघ्न बराबर उद्विग्न। इसका नियम देखते हैं। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण, जिसमें त का मेल व से होने पर त अपने वर्ण के तीसरे वर्ण द में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? जिसमें त का मेल हो, जैसे इसका संधि विच्छेद जो है उत प्लस विघ्न है, उत प्लस विघ्न। तो त का मेल व से होने पर, त का मेल जो है व से होने पर त जो है, ये त जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द में, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द में यह परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो गया? उद्विग्न। उद्विग्न हो गया। यह त जो है अपने वर्ण के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, तो उद्विग्न बन जाता है इससे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए यमक, बी उपमा, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और रूपक अलंकार क्या होता है ये समझते हैं। जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। प्रयुक्त उदाहरण में अंबर पनघट तारा घट ऊषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो रहे हैं, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये है आज का अंतिम प्रश्न। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसत बहार बरसा की। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो बिन घनश्याम धाम ब्रज मंडल में, तो मतलब इसमें जो है घनश्याम को, यहाँ घनश्याम को दो रूपों में लिया गया है, एक बादल के रूप में और एक श्री कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अब श्लेष अलंकार क्या हो रहा है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की। तो इसमें जो है घनश्याम, उपर्युक्त उदाहरण में घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, श्री कृष्ण तथा काले बादल। तो अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।